जाकर के इन कामों पर लगे हैं। केंद्र मिल जाएगा मिलेगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। दुनिया में क्या तेल का संकट बढ़ने वाला है? क्या भारत के अंदर तेल की किल्लत होने वाली है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हेडलाइन कुछ इस तरह से बन रही है कि रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। ऐसे में क्या देश भर के अंदर पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लगने लगेंगी? क्या देश के अंदर वाकई में किल्लत आ रही है? आइए आज के सेशन में इस विषय पर जिक्र करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब से पश्चिम एशिया के अंदर इजराइल, ईरान, अमेरिका इन सब का युद्ध होना शुरू हुआ है, ओवरऑल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो भारत की ऊर्जा आवश्यकता का लगभग 50% के आसपास सप्लाई करता था, उसका बाधित होना दिख रहा है और उसके बाधित होने से देश की ऊर्जा आवश्यकताओं के ऊपर किल्लत आती दिख रही थी। अमेरिका ने इसी बीच में भारत को रशिया से तेल खरीदने के ऊपर किसी प्रकार के प्रतिबंध न लगाने का कहा कि अगर आप रूस से तेल खरीदते हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। ऐसे में भारत ने रशिया से तेल खरीदना शुरू किया ही था। अचानक ये खबर आती है कि रूस ने 1 अप्रैल से लेकर 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। उनके उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने ऊर्जा मंत्रालय से इस प्रस्ताव को तैयार करने के लिए कहा है। मॉस्को में शुक्रवार को पेट्रोल एक्सपोर्ट के बैन को लेकर के चर्चा हुई थी। जब ये चर्चा बाहर निकल कर आई तो दुनिया भर में एकदम तनाव की स्थिति साइकोलॉजिकली पैदा होना लाजमी था कि जहां तेल बाधित हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, तो क्या रशिया इसे अपने स्ट्रेटेजिक मूव की तरह यूज कर रहा है कि दुनिया वालों, तुमने तो बहुत मुझे तड़पाया था, तुमने मेरे तेल को ना खरीद के, हम डिस्काउंटेड तेल दे रहे थे तब तुम लोगों ने खरीदने से इनकार किया था कि रूस से तेल मत खरीदो, लेकिन आज जब तुम्हारे लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल खरीदना दुश्वार हो रखा है, तुम्हारे लिए मैं केवल एक विकल्प के रूप में देखता हूं, लो मैं अब बैन कर देता हूं। इसका ये स्ट्रेटेजिकल मूव निश्चित ही दुनिया के अंदर तेल की किल्लत पैदा करेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली रशिया बाजार के लिए एक विकल्प बनकर निकल रहा था, लेकिन अमेरिका को उसी की जगह पटकनी देने के लिए ये एक कूटनीतिक दाव हो सकता है। लेकिन इसी कूटनीतिक दाव के चलते बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में भारत क्या इस बात से अछूता रहेगा या इस पर प्रभाव पड़ेगा, इस बात का आज के सेशन में हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। चर्चा है क्योंकि अल्टीमेटली इन पूरे युद्ध के चलते फर्टिलाइजर सप्लाई हो, एलपीजी सप्लाई हो, एलएनजी सप्लाई हो, क्रूड ऑयल सप्लाई हो, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के चोक हो जाने से बाधित तो हो रही है। आपको जानकारी होनी चाहिए, ये पिछले साल 2025 का डेटा है कि भारत अपनी आवश्यकता का लगभग 26% से अधिक रशिया से आपूर्ति कर रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका के द्वारा दिए गए तमाम प्रतिबंधों के चलते ये निकल कर आया कि भारत ने रूस से तेल खरीदने पर स्टे लगाने का सोच लिया है। हालांकि अमेरिका से हमारी ट्रेड डील मार्च के मध्य तक होने वाली थी, हालांकि वो ट्रेड डील भी अब आगे पोस्टपोन हो गई है, मतलब उसके ऊपर अमेरिका की कोर्ट के ही द्वारा स्टे लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि रूस से तेल खरीदना बीच में अमेरिकी प्रभाव से हमने बंद किया था, अब सुर्खी निकल कर आती है कि हमने 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को अपना पेट्रोल नहीं बेचेगा। ये खबर जितनी बड़ी खबर बनती है उतनी ही बड़ी खबर भारत के लिए एक चुनौती बनकर आती है। लेकिन इसी बीच पे सवाल विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष से उठा लिए जाते हैं। सवाल पूछे जाते हैं कि अब भारत क्या करेगा। पहले अमेरिका के प्रभाव में रूस से तेल खरीदा नहीं और अब रूस अपनी तरफ से तेल बेचने से मना कर रहा है, पेट्रोल बेचने से मना कर रहा है। कांग्रेस की तरफ से पवन खेड़ा जी का ट्वीट आया जिसमें उन्होंने लिखा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, जहां हमारी कश्ती वहां डूबी जहां तेल कम था। एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है और दूसरी तरफ रूस भी तेल बेचना बंद करने की दहलीज पर है। शायद ये भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक होगा। इन्होंने अपनी बात को कहते हुए 2 न्यूज कटिंग्स का सहारा लिया। एक न्यूज कटिंग थी बीबीसी की जिसमें कि लिखा हुआ था भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार, कैग ने पहले ही दी थी चेतावनी। ये 28 मार्च की कटिंग थी। तो ऐसे में जब आपको ये सुर्खी सुनने को मिले कि रूस का तेल आना बंद हो रहा है,
बीबीसी जैसा अखबार ये लिख रहा है, अब न्यूज चैनल ये लिख रहा है कि 5 दिन का रणनीतिक भंडार बचा है। एक खबर ये निकल कर आती है कि 1 अप्रैल से रूस किसी भी देश को अब पेट्रोल नहीं बेचेगा। तो ये पूरी तरह से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है अपोजिशन की तरफ से, जो बात बाहर लाई जाती है, जिससे निश्चित ही देश के अंदर एक अस्थिरता का माहौल बन सकता है। पैनिक क्रिएट हो सकता है कि जब बीबीसी बोल रहा है और बीबीसी की बात को अपोजिशन की तरफ से टैग किया जा रहा है, तो शायद सरकार कहीं हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही है, क्योंकि 5 दिन का तेल बचा है और सरकार अपनी तरफ से कुछ बोल ही नहीं रही है। और रहा सहा कसर अब रूस ने भी पैदा कर दिया, तो सबसे बड़ा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है वो ये कि चलो अब हम इसको स्टॉक ही कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि पता चले बाद में हमारे पास तेल बचा ही नहीं और सरकार एकदम लॉकडाउन लगाने की घोषणा कर दे। पहले भी कोरोना जैसी बातें कर दी हैं, है ना। तो ये दिमाग में कुछ ऐसे सवाल निकलने आने शुरू होते हैं। चलिए एक एक करके इन सारी खबरों का विश्लेषण भी करते हैं, साथ में सरकार का क्या कहना है उसको भी हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि सरकार ने भी इस पर आंसर दिया है। तो देखिए खबर को थोड़ा डिकोड करते हैं। सबसे पहला, रूस रोजाना 1.2 से लेके 1.7 लाख बैरल पेट्रोल निर्यात करता था। वो निर्यात उसे चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देशों को करना होता था। पहला तथ्य क्या है उसी को यहीं से समझते हैं। खबर में जो लिखा गया है वो पेट्रोल बेचना है। मेरे प्यारे साथियों, भारत क्रूड ऑयल परचेज करता है। क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है भारत की रिफाइनरियों में। भारत की रिफाइनरी में जब रिफाइन होता है क्रूड ऑयल, उससे पेट्रोल बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल कर आता है। आसान भाषा में ऐसे समझें कि रूस के पास में दूध का उत्पादन होता है, वो दूध भारत को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन उसने अब डिसाइड किया है कि वो मक्खन नहीं बेचेगा। मक्खन नहीं बेचेगा, लेकिन दूध बेचने पर इनकार नहीं है। यानी कि क्रूड एक दूध है, मक्खन दूध का बाई प्रोडक्ट है। मक्खन बेचना रोक रहा है क्योंकि अपनी खुद की घरेलू जरूरतों को पूरा करना है। मक्खन की सप्लाई रुकने से क्या दूध की सप्लाई रुकी? आंसर है नहीं। बिल्कुल वैसे ही अभी अगर हम बात करें तो क्या क्रूड की सप्लाई पर इसने रोक लगाई है? नहीं लगाई। तो क्या क्रूड यानी कि जो दूध है वो अगर हमारे देश में आएगा तो हम उससे पेट्रोल बना पाएंगे? बिल्कुल बना पाएंगे। आप जब क्रूड ऑयल परचेज करते हैं तो वो अलग अलग स्केल पर रिफाइन होता है। उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, जेट फ्यूल बनता है, जहाज का तेल बनता है, एलपीजी बनता है, चारकोल बनता है। ये सारी चीजें क्रूड ऑयल के रिफाइन होने से बनती है। भारत के अंदर जो भारतीय रिफाइनरी है वो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके ही पेट्रोल और डीजल बनाती है। हमारे देश के पास रिफाइनिंग क्षमता दुनिया में टॉप लेवल की है, यानी कि विश्व के अंदर शायद टॉप 5 कंट्रीज में भारत का नाम शुमार होता है जिसके पास इतनी उच्च स्तर की रिफाइनिंग क्षमता है। ठीक है साहब। तो पहली बात जो पेट्रोल की है, पेट्रोल के लिए ये रूस भी जो एक्सपोर्ट कर रहा है वो लाख 1.5 लाख बैरल पेट्रोल एक्सपोर्ट करता है, क्रूड भर भर के करता है। भारत रूस के तेल को परचेज करने वालों में तीसरे नंबर पर आता है, क्रूड के परचेज करने वालों में। भारत अपनी कुल ऊर्जा आवश्यकता का 20% रूस से क्रूड के रूप में इंपोर्ट करता है। करीब 56 लाख बैरल कच्चा तेल भारत के अंदर रोजाना रिफाइन होता है। लगभग 56 लाख बैरल कच्चा तेल रिफाइन होता है। यही भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट भी है। भारत 50 से लेकर 56 लाख बैरल तेल ही कंज्यूम करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कच्चा तेल है, कच्चे तेल से फिर रिफाइन ऑयल बनकर आता है। इसके लिए रिफाइनिंग की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। एक बैरल के अंदर 159 लीटर क्रूड ऑयल निकलता है। एक बैरल का मतलब 159 क्रूड ऑयल होता है, लीटर क्रूड ऑयल होता है, उसमें 43% पेट्रोल होता है। जब उसको रिफाइन किया जाता है तो 23% डीजल, यहाँ जो 12% अदर लिखा हुआ है ये है 5% एलपीजी, यानी कि एक बैरल के अंदर लगभग 8 लीटर एलपीजी निकलकर बाहर आती है। 12 मतलब 8 लीटर के आसपास, 8 किलो के आसपास तोल लीजिए। पेट्रोलियम कोक 5%, जेट फ्यूल 9%, हैवी मैराइन फ्यूल 4%। इस प्रकार से जो एक बैरल क्रूड ऑयल है वो रिफाइन होकर यू प्रोड्यूस होता है। तो हमें क्या नहीं मिल रहा है? पेट्रोल। क्या पेट्रोल पहले भी लेता था भारत? नहीं, रूस से हम लोग क्रूड परचेज करते थे। ठीक है। भारत सरकार के द्वारा पहले भी कहा गया था कि हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट है पेट्रोल और डीजल की प्रोडक्शन कैपेसिटी, और भारत उसको बढ़िया से प्रोड्यूस कर रहा है। वर्ल्ड के अंदर अगर रिफाइनिंग क्षमताओं की बात की जाए तो भारत के पास 14 लाख लीटर क्रूड ऑयल मतलब बैरल क्रूड ऑयल रिफाइन करने की क्षमता है।
Okay, this is crazy. I can't believe we pulled this off. If you saw the last video, you know we made this stunning coffee caramel cake, and honestly, it turned out so much better than I'd imagined. I've shot so many recipe videos in the past, but this one turned out looking so different. So let me take you behind the scenes so we can find out what made this one look so good. है, ठीक है। नंबर 1, तो इसका मतलब सवाल निकलकर ये आया कि क्या भारत को क्रूड ऑयल परचेज करने से रूस रोक रहा है? आंसर है नहीं। इसने भी जो वेवर दिया था इंडियन रिफाइनरीज को, वो रशियन ऑयल परचेज करने के लिए ही दिया था। अमेरिका से मिला वेवर हो या फिर इस युद्ध के कॉल में रशिया के द्वारा तेल बेचना हो, रशिया ने दुनिया को इस समय तेल बेचकर 760 मिलियन डॉलर कमाया है। इस युद्ध के दौरान रूस ने तेल बेचकर अतिरिक्त धन लाभ कमाया है। ऐसा कैसे कमा लिया? असल में रूस पहले दुनिया भर को जो तेल बेचता था वो अपनी तरफ से डिस्काउंट पर बेचता था, यानी कि दुनिया में अगर $60 प्रति बैरल चल रहा है तो $10 प्रति बैरल तक मुनाफा दे दिया, 12 बैरल प्रति बैरल तक छूट दे दी। लेकिन अब वही उस क्रूड ऑयल को अपने द्वारा प्रीमियम पर बेच रहा है। रिलायंस ने हाल ही में 6 मिलियन बैरल रशियन ऑयल परचेज किया है, ये सुर्खी है। और रशिया के द्वारा इस दौरान दुनिया को किसी भी प्रकार का डिस्काउंट नहीं दिया जा रहा है, उल्टा $4 से $5 प्रति बैरल ब्रेंट ऑयल के ऊपर वसूला जा रहा है, जहां पहले $13 पर बैरल के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाता था। इसका मतलब दुनिया में ब्रेंट के भाव से भी ऊपर पैसा वसूल करके तेल बेचा जा रहा है। यही कारण है कि इस महीने भर चले युद्ध के अंदर रूस ने लगभग $760 मिलियन कमा कर रख लिया है। ये कमाई असल में अचानक हुए भाव में वृद्धि प्लस दुनिया के अंदर जो अभी मार्केट के अंदर अनुपलब्धता है उसके चलते देखने को मिली है। ठीक है साहब, कुल मिलाकर के भारत क्रूड ऑयल परचेज करेगा, ज्यादा भाव पर परचेज कर रहा है लेकिन मिल रहा है। जब भारत में क्रूड ऑयल ज्यादा भाव पर परचेज किया जा रहा है तो ऐसे में क्या भारत को तेल महंगा पड़ने पर भारत की जनता को महंगा पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो जवाब है कि जब क्रूड महंगा खरीदते हो, रिफाइन होने के बाद जनता तक महंगा पहुंचता है। देश ने $60 प्रति बैरल के हिसाब से तेल खरीदते हुए ऑयल कंपनीज को देखा है। आज वही तेल $100 प्रति बैरल से ऊपर चला गया है। $60 से 100 बैरल तक का जो भाव गया है, $100 प्रति बैरल तक का जो भाव गया है, इसमें बढ़ी हुई भाव वृद्धि ने पॉकेट पर भाव बढ़ाना शुरू करना ही था कि भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के अंदर कमी कर दी। अर्थात पेट्रोल डीजल से बेचकर जो सरकार खुद लाभ कमाती थी, एक्साइज यानी उत्पादन ड्यूटी के नाम पर, सरकार ने उसमें ₹10 प्रति लीटर के हिसाब से कटौती कर दी। मतलब तेल तो टेक्निकली आप तक महंगा होना था, लेकिन सरकार ने अपना कर कम कर लिया, टैक्स कम कर लिया, जिससे आम जन की जेब तक तेल के वही भाव रहे जो वो अब तक पे करते आ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में बढ़ी तेल की कीमतों का असर भारतीय उपभोक्ताओं तक अभी नहीं पहुंचा है। भारत ने हालांकि तेल परचेज करने के अपने सारे विकल्प दुनिया भर से शुरू किए हुए हैं। ऐसे में रूस के द्वारा कच्चे तेल की सप्लाई को बाधित नहीं किया जाएगा। जहां तक रही बात विश्लेषण की, तो साहब बीबीसी कह रहा है कि 5 दिन का ही तेल बचा है। पवन खेड़ा जी ने उसी के ट्वीट को लिया है, अब उसका क्या विश्लेषण है? तो देखिए, बीबीसी की जो ये खबर थी 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार, कैग ने दी थी पहले चेतावनी। इसके पीछे की कहानी को अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसमें क्या रणनीतिक तेल भंडार की बात थी। रणनीतिक तेल भंडार की कहानी क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात है। देश में 56 लाख जो बैरल है वो तेल पर प्रतिदिन के हिसाब से कंज्यूम हो रहा है, और देश के पास जो ऑयल भंडार थे, प्रधानमंत्री ने खुद कहा था, वो 53 लाख मैट्रिक टन थे। एक मैट्रिक टन जो है वो ऑलमोस्ट 7.33 बैरल के अराउंड होता है। 7.33 बैरल का मतलब हुआ, जब प्रधानमंत्री खुद 53 बोल रहे हैं तो लगभग 3.5 करोड़ बैरल भारत के पास ऑयल रिजर्व हुआ। और ऐसे में अगर 50 लाख
बैरल पर डे का आपका कंजप्शन है तो ये ऑटोमेटिक भाग देने के बाद 6-7 दिन का दिखाई पड़ता है। मतलब रफ टू रफ कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं तो लगभग ऐसा दिखाई पड़ता है। भारत सरकार पहले भी कहते आई कि हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व कौन सा वाला, जो भारत ने कई गड्ढों में कुओं में खोद खोद करके भरा हुआ है। भारत ने अपने यहाँ पर ऑलरेडी रिफाइन किए हुए तेल का स्टॉक रखा हुआ है। दुनिया की जो ऊर्जा एजेंसीज हैं उनका रिकमेंडेशन है कि दुनिया के किसी भी देश के पास एटलीस्ट 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए, रणनीतिक ऑयल रिजर्व होना चाहिए। बहुत से देशों के पास, जैसे चाइना के पास 120 दिन का है, कोरिया जापान जैसे देशों के पास 200 दिन से ज्यादा का है। भारत के पास 10-11 दिन का लगभग बताया जाता है। हालांकि भारत के पास चूंकि वर्ल्ड की उच्चतम रिफाइनिंग क्षमताएं हैं तो भारत की जो ऑयल रिफाइन करने वाली कंपनी है वो ज्यादा ऑयल का स्टॉक अपने पास रखती है। अगर उनकी रिफाइनिंग क्षमताओं को मिला दिया जाए तो 10 + 60 लगभग 70 दिन के आसपास का ऑयल रिजर्व भारत तक पहुंचता है। क्योंकि भारत में जितना ऑयल भारत पर डे कंज्यूम करता है उतना क्रूड ऑयल रिफाइन पर डे करने की क्षमता है। तो हमारी रिफाइनरीज ऑलरेडी बहुत सारे दिन का स्टॉक लेकर चल रही होती है। उन रिफाइनरीज की वजह से ये जो 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है ये देश का कुल तेल भंडार नहीं बताया गया है। मतलब देश में स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व तकनीकी रूप से देखा जाए तो सरकारी आंसर तो दे दिया, लेकिन देश की सारी कंपनीज के पास मिलाकर कितना है वो जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया, जो कि लगभग 74 दिन का पता चलता है। देश के अंदर कुल मिलाकर के ये जो बात निकलकर रिपोर्ट के हिसाब से, जिसको कैग की रिपोर्ट नाम दिया गया है, उसमें जानकारी जब दी थी 2025 में ऑडिट के अनुसार देश के अंदर जो रिफाइनिंग क्षमताएं हैं उनको बढ़ाने की रिकमेंडेशन दी गई थी। उसी को यहाँ पर उठाया गया था 5.33 मिलियन मेट्रिक टन कैपेसिटी ऑफ स्टोरेज व्हिच कैन प्रोवाइड 7.88 दिन इंपोर्ट कवर। ये 2024 का था, जहां पर 19 दिन का इंपोर्ट कवर फेज 1 में होना था। देश के पास 7.88 दिन का इंपोर्ट कवर था। क्योंकि हमारा यहाँ पर लगातार खत्म होता चला जा रहा है, इसीलिए 4.56 दिन की बात इन्होंने लिखते हुए 5 दिन का जवाब लिख दिया था। लेकिन ये हल्का सा मिसलीडिंग प्रतीत हुआ। क्यों प्रतीत हुआ? जब देश के अंदर ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन है, वर्ल्ड वाइड ऐसी सिचुएशन बनी हुई है, तो जिम्मेदारिता का परिचय देते हुए करना ये था कि रणनीतिक तेल भंडार इतने दिन का, लेकिन भारत के पास कुल रिजर्व 74 डेज का। इससे स्थिति ये बनती कि शायद academic performance is very crucial. A good undergraduate GPA scores tells us that you are really prepared to handle the rigorous coursework of a PGDM program and the analytical demands of the program. Admission committees are looking for well-rounded individuals. Your participation in club activities, inter-college देश के अंदर पैनिक क्रिएट ना होता या फिर इस तरह की खबर हेडलाइन बनाकर अपोजिशन ना डालता। यही बात है कि इसके ऊपर लोगों के द्वारा प्रतिक्रिया दिया जाना शुरू हुआ। परिणाम ये निकल कर आया कि देश के अंदर सरकार को आना पड़ा कहने के लिए कि पर्याप्त तेल के भंडार हमारे पास उपलब्ध है। ये जो हमारे पास 5.33 मिलियन मैट्रिक टन जो है वो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के अंदर अलग अलग जगह पर हमने सुरक्षित रखा हुआ है। विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पादुर के अंदर हमारी ये स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भंडार है और भारत आने वाले समय में चांदीखोल और पादुर के अंदर और ज्यादा ऑयल रिजर्व करने की क्षमता विकसित करेगा। लेकिन भारत के पास चूंकि अपनी ऑयल कंपनीज भी हैं और उन ऑयल कंपनीज के पास 64.5 दिन का तेल है, इसीलिए भारत आराम से अभी 60 दिन से अधिक की व्यवस्था करके चल रहा है। यही कारण है कि फिर इसके ऊपर धीरे धीरे तमाम प्रकार की जानकारियां दिया जाना शुरू हुआ। बीबीसी की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रियाएं आना शुरू हुई कि ये गलत बातें फैला रहे हैं और इनकी गलत बातें मिसलीडिंग प्रतीत होती हैं। पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए लिखा कि भारत की कुल भंडार क्षमता 74 दिन की है और अभी लगभग 60 दिनों का स्टॉक उपलब्ध है। तो पीआईबी जिस चीज का फैक्ट चेक कर रही है वो बात भी अगर ध्यान से देखी जाए तो हल्का सा उसके अंदर फेर है। यहां पर शब्द रणनीतिक तेल भंडार का है और यहां पर कुल तेल भंडार का अंतर है। दोनों में अंतर समझिए। ये ऐसे है कि मेरे पास मेरी पॉकेट में 500 रुपए है, ये मेरी इंडिविजुअल क्षमता है, लेकिन मैं जिस परिवार का हिस्सा हूं हो सकता है कि उस परिवार में 2000 रुपए कुल हो। तो अगर देखा जाए कि इस घर की स्थिति बताओ तो बोले घर में 2500 रुपए है, लेकिन अंकित की स्थिति जो है वो 500 रुपए की है। हालांकि इस पूरे कंडीशन में अल्टीमेटली घर की ही बात हो रही है, देश की ही बात हो रही है और देश की बात में चर्चा इसलिए बड़ी बन रही है क्योंकि सरकार को डर इस बात का है कि गलतफहमी अगर फैल जाए तो वो बहुत ज्यादा भ्रामक हो सकती है और जब वो भ्रामक होगी तो देश के अंदर पैनिक क्रिएट हो सकता है। इसीलिए जानकारी निकल कर आई 27 मार्च को कि देश के पास 60 दिन का प्रॉपर ऑयल रिजर्व है और 1 महीने का एलपीजी भंडार हमारे पास है। सरकार ने अपनी तरफ से कहा कि हमारे पास में पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कोई कमी नहीं है, सभी पेट्रोल पंप खुले हैं, रिफाइनरी 100% कैपेसिटी पर चल रही है। 6 दिन का स्टॉक वाली जो खबर है वो अफवाह है। 74 दिन की स्टोरेज क्षमता है और 60 दिन का स्टॉक अभी भी है। एलपीजी का उत्पादन 40% बढ़ा है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि देश की रिफाइनरी क्रूड ऑयल को रिफाइन करके एलपीजी प्रोड्यूस करती है। रोज 50 लाख सिलेंडर की डिलीवरी हो रही है। पीएनजी को बढ़ावा देने की योजना लंबी योजना के रूप में शुरू की गई है। सोशल मीडिया पर
फर्जी खबरें फैल रही हैं, अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई होगी। बकायदा सरकार के द्वारा आज ही के दिन इसके ऊपर एक डिटेल जानकारी दी गई और कहा कि हमारे पास पेट्रोल और डीजल के पर्याप्त भंडार उपलब्ध हैं। सप्लाई ऑफ यूरिया प्लांट जो है वो 70 से 75% लास्ट 6 महीने से बनी हुई है। तमाम चीजें सरकार के द्वारा डिटेल में आज दे दी गई। उम्मीद है कि आप लोगों को यह जानकारी पता चली हो। ये क्या है? ये है बीबीसी के द्वारा उस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया है और उस ट्वीट के साथ उन्होंने अपनी वेबसाइट पर इसे परिवर्तित करके इस तरह लिख दिया है कि भारत के पास इतने दिनों का रणनीतिक तेल भंडार, सरकार ने कहा हालात काबू में। कुल मिलाकर के ये जानकारी बाद में कवर कर दी गई। तो अब चर्चा करते हैं कि क्या भारत को चिंता करने की जरूरत है रूस के द्वारा पेट्रोल बंद करने पर? नहीं, तेल हमारे पास क्रूड के रूप में आ रहा था। क्रूड थोड़ा महंगा खरीद रहे हैं। ऐसे में सरकार का जो खुद का राजस्व है वो थोड़ा कम होता दिख रहा है। उसमें सरकार के द्वारा 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके, यानी कि खुद का कट कम करके जनता तक सही समय सही दाम पर कीमतें पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को यह जानकारी समझ आई हो। किसी भी प्रकार की अफवाह से बचें। वैश्विक अशांति के दौर में सबसे बड़ी अशांति मानसिक है। ऐसे में सरकार पूरे देश के लिए प्रतिबद्ध होकर के काम कर रही है, तो आप और हम भी देश के प्रति जिम्मेदारी निभाते हुए अफवाहों से बचें, देश को दिशा देते हुए चलें। कुल मिलाकर इतना ही। अपना ख्याल रखें। बाकी अगर आप चाहते हैं तो हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पर अंकित कुमार अवस्थी, मैंने एक लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, जहां पर बीच में जब कभी-कभी हम एब्सेंट भी होते हैं तो वहां पर अपडेट खबरों के लगातार आ रहे होते हैं, तो आप हमें वहां पर फॉलो कर सकते हैं। लिंक मैंने उसका कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। बहुत-बहुत धन्यवाद। अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, मैं अभी ओटीपी देता हूँ। शंकर, थोड़ा ध्यान से। सर, आप थोड़ा ध्यान से। राजस्थान की एक रियासत राजा दरबार में बैठे हैं, तब ये घुड़सवार आता है। आमतौर पर ऐसी आमद मुगल दरबार से होती है, लेकिन आज जो आया वो मुगलों का दूत नहीं है। उसकी पगड़ी है, पहनावा है, जो सब कुछ अलग है मुगलों से। वो दक्कन से आया है और हाथ में उसके एक खत है। खत में एक शब्द है चौथ, मतलब अपनी कमाई का चौथा हिस्सा हमें दे दो, 25% कमाई टैक्स। राजा ने जवाब दिया कि हम राजा टैक्स नहीं देते, हम तो टैक्स लेते हैं। दक्कन से आया जवाब बड़ा सख्त था कि देना तो पड़ेगा। ये एक संदेश नहीं था, एक चुनौती थी। ये दो ताकतों की टक्कर थी, एक जिसे साम्राज्य की स्थापना करनी थी और दूसरी जिसे अपनी शान से समझौता मंजूर नहीं था। अनस्टॉपेबल फोर्स मींस इमूवेबल ऑब्जेक्ट। नतीजा एक ही हो सकता था, टकराव। राजपूताना और मराठा साम्राज्य का टकराव। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज जानेंगे कहानी राजपूतों और मराठों के बदलते रिश्तों की और उससे भारतीय इतिहास पर जो असर पड़ा उसकी। ये चौथ वाली चिट्ठी 18वीं सदी की बात है। तब मराठा ताकत अपने चरम पर थी, लेकिन इस टकराव की जड़ें इस चिट्ठी से 70 साल पुरानी हैं। तब कहानी बिल्कुल अलग थी। तब राजपूत मुगलिया सल्तनत के सबसे बड़े स्तंभ थे और मराठा सल्तनत के लिए एक उभरता हुआ सिरदर्द। ये कहानी शुरू होती है दो बड़े नामों से, एक मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह और दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज। बात है 17वीं सदी के मध्य की। औरंगजेब का राज था। मुगल सल्तनत हिंदुस्तान के बड़े हिस्से पर काबिज थी। उन्हीं दिनों दक्कन के पहाड़ों में एक नई ताकत सिर उठा रही थी, छत्रपति शिवाजी। शिवाजी ने मुगलों की नाक में दम करके रखा था। वो मुगल इलाकों पर छापे मारते, रेड्स कहा जाता था, खजाना लूटते और वापस अपने किलों में बंद हो जाते। और औरंगजेब के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द बना। शुरू में इग्नोर किया, लेकिन बाद में उसे ऐसा लगा कि इसका इलाज करना पड़ेगा। इस सिरदर्द का इलाज करने के लिए बादशाह ने अपने मामा शाइस्ता खान को एक विशाल सेना देकर दक्कन का सूबेदार बना दिया और उसकी मदद के लिए भेजा अपने सबसे भरोसेमंद राजपूत जनरलों में से एक, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह को। जसवंत सिंह बादशाह के बड़े सिपहसालार थे। मुगल दरबार में जसवंत सिंह का बड़ा रसूख था। जसवंत सिंह दक्कन आए। उन्होंने शिवाजी के खास किलों में से एक कोंढाणा, जिसे आज हम सिंगड़ कहते हैं, उस पर घेरा डाल दिया। डॉक्टर जी.आर. परिहार अपनी किताब मारवाड़ एंड द मराठास में लिखते हैं कि राठौड़ फौज ने किले पर कई हमले किए।
13 अप्रैल 1664 को दीवार में सुरंग लगाकर एक हिस्सा उड़ा भी दिया गया और 700 राठौर सैनिक किले में घुसे भी। भयंकर लड़ाई हुई, दोनों तरफ के बहुत लोग मारे गए, लेकिन किला हाथ नहीं आया। कुछ हफ्तों बाद बारिश शुरू हो गई। डेक्कन में बहुत बारिश होती है तो जसवंत सिंह को घेरा उठाना पड़ा। खाली हाथ वो पूना लौट आए। अब मैदान पर यह मुकाबला बराबरी में छूटा, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। लेकिन असली ड्रामा कुछ साल बाद 1666 में आगरा में हुआ। शिवाजी मुगल बादशाह औरंगजेब से मिलने आगरा गए। दरबार लगा। औरंगजेब अपने तख्त पर, सारे बड़े मुगल अमीर उमरा अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से खड़े थे बैठे थे। जसवंत सिंह भी वहां थे। बादशाह ने उन्हें इज्जत बख्शी और तभी शिवाजी दरबार में आते हैं। लेकिन दरबार में आने के बाद सोचिए गेस्ट हैं, लेकिन खड़े किए जाते हैं 5000 मनसब वालों की कतार में। शिवाजी को अपनी बेइज्जती लगी कि मैं 5000 आदमी रखने वाले सूबेदार से तो बहुत बड़ी चीज हूं, कहां खड़ा कर दिया। भड़क गए। एसिडिटी इनो सिर्फ 6 सेकंड में शुरू करेगा। इनो ऑन, एसिडिटी कौन। खुद को पिघला के अपना सब कुछ दबा के तुझे अपने नाम का सिक्का चमकाना है क्यों? क्योंकि मुश्किल ख्वाबों से ही तो जन्मा है, तुझसा ही निर्मा है, तुझसा ही निर्मा है। तू आग तू ही पानी, अरे तोड़ परेशानी, हार के माथे पे लिख दे अपनी जीत की कहानी। जब दूध से सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए, तो फिर तो क्यों मैल से घबराए। तू भी अपने अंदर की चमक को बढ़ा ले, भर के रंग अपने सारे ख्वाब तू सजा ले। अपने पक्के इरादों से ही तो जन्मा है, तुझसा ही निर्मा है, तुझसा ही निर्मा। डॉक्टर जी आर परिहार की किताब मारवाड़ हिंदी मराठास में जिक्र आता है कि शिवाजी इस बात से गुस्से में थे कि उन्हें जसवंत सिंह जैसे सरदारों के पीछे कैसे खड़ा किया गया, जिनके साथ वो दक्कन में बराबरी की जंग लड़ चुके थे। मराठा बखरे और किस्से बताते हैं कि शिवाजी ने भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। उनका गुस्सा इस बात पर था कि जसवंत सिंह, जिसकी पीठ मेरी फौज ने देखी है, वो मुझसे आगे कैसे खड़ा है और मैं यहाँ कैसे खड़ा हूँ। जब शिवाजी ने यह कह दिया, दरबार में सन्नाटा छा गया। और ये बात कही जसवंत सिंह के बारे में थी, लेकिन थी बादशाह का अपमान। जसवंत सिंह भी कहां चुप रह सकते थे। डॉक्टर जी आर परिहार अपनी किताब मारवाड़ हिंदी मराठास में लिखते हैं कि उन्होंने और कई मुगल सरदारों ने बादशाह को शिवाजी के खिलाफ एक्शन लेने की सलाह दी। उनकी सलाह का लफ्ज़ ये था कि शिवाजी सिर्फ एक भूमिया है, जिम्मेदार, और आज अगर उन्हें दरबार में गुस्ताखी की सजा नहीं दी जाती है तो कल को हर छोटा बड़ा भूमिया या जमींदार जो होगा बादशाह के खिलाफ सिर उठाएगा। तो सबक सिखाइए। औरंगजेब ने क्या किया फिर? शिवाजी को पहले कहा कि आप गेस्ट हैं, लेकिन फिर नजर बंद किया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बड़ा मशहूर किस्सा है। शिवाजी फलों की टोकरी में बैठकर कैद से फरार हो जाते हैं। इस घटना ने राजपूत मराठा रिश्तों में पहली गांठ डाली। जसवंत सिंह शिवाजी को एक बागी जमींदार से ज्यादा कुछ नहीं समझते थे और शिवाजी जसवंत सिंह को मुगल सल्तनत का एक वफादार मुलाजिम ही मानते थे। लेकिन सियासत कब एक जैसी रहती है। शिवाजी आगरा की जेल तोड़कर निकल गए तो औरंगजेब ने जसवंत सिंह को वापस दक्कन भेजा और काम वही दिया कि शिवाजी को पकड़ना है। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। शिवाजी अपने घर में थे, मजबूत थे और उन्होंने जसवंत सिंह को एक खत भेजा, दोस्ती का, शांति का। जसवंत सिंह भी मान गए। क्यों? डॉक्टर जी आर परिहार लिखते हैं कि दो बड़ी वजह थी। एक, जसवंत सिंह दक्कन में अभी नए नए थे, उतने मजबूत नहीं थे, क्लाइमेट अलग है, जगह अलग है। दूसरी, उनकी खुद औरंगजेब के एक दूसरे जनरल दिलेर खान से पटती नहीं थी। दिलेर खान भी दक्कन आ रहा था तो जसवंत सिंह ने सोचा कि दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त, तो उन्होंने शिवाजी से हाथ मिलाया। दोनों के बीच फिर एक समझौता हो गया। मुगल सल्तनत की तरफ से शिवाजी को राजा का खिताब दिया गया और शिवाजी के बेटे संभाजी को मुगल मनसबदार माना गया और शिवाजी को बरार में एक जागीर भी बख्शी गई। अब ये जो शांति थी समझौते से उपजी 1667 से 1669 तक, यानी करीब 2 साल चली। क्या किया शिवाजी ने? इस वक्त का इस्तेमाल अपनी ताकत को बढ़ाने में, मराठा एम्पायर को कंसोलिडेट करने में किया। तो ये थी राजपूतों और मराठों की पहली बड़ी मुलाकात। दोनों का रिश्ता दुश्मनी का भी था और सियासत का भी। ये वो नींव थी जिस पर अगले 50 सालों में टकराव की एक बड़ी इमारत खड़ी होने वाली थी। बरसों तक जसवंत सिंह मुगलों के लिए दक्कन में लड़ते रहे। 1678 में उनकी मौत हो गई और यह खबर दिल्ली पहुंची औरंगजेब के पास। औरंगजेब ने सोचा मौका है, मारवाड़ खाली है। औरंगजेब ने फौरन मारवाड़ को मुगल सल्तनत में मिलाने का हुक्म दे दिया। इतना ही नहीं, जसवंत सिंह के परिवार को जो लाहौर में था दिल्ली बुलाया गया। उनके साथ जसवंत सिंह का नन्हा बेटा भी था, अजीत सिंह। औरंगजेब का इरादा था कि अजीत सिंह को गारंटी के रूप में दिल्ली में ही रख लिया जाए। अब यह खबर जब मारवाड़ के राठौड़ों तक पहुंची तो वो भड़क गए। ये बिल्कुल धोखा था।
जसवंत सिंह, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुगलिया सल्तनत का साथ दिया था, उनके बेटे के साथ ऐसा सलूक। और यहीं से एंट्री होती है राठौड़ हीरो दुर्गादास की। दुर्गादास राठौड़ ने फैसला किया कि वो अपने राजकुमार को दिल्ली की कैद में नहीं रहने देंगे। एक खोरी लड़ाई हुई, दिल्ली की गली गली लड़ाई हुई और राठौड़ों ने अपने राजकुमार को बचाने के लिए जान की बाजी लगाई। अंत में दुर्गादास और उनके साथी विजय रहे। अजीत सिंह को दिल्ली से निकालने में वो बिल्कुल कामयाब रहे। इसी के साथ मुगलों और मारवाड़ के बीच अदावत की शुरुआत हुई। औरंगजेब ने इसके बाद एक और गलती की, जिसने राजपूतों को भड़काया। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया लगा दिया। इस एक फैसले ने आग में घी का काम किया। मारवाड़ के साथ अब पूरा राजपूताना मुगलों से नाराज हो गया। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने औरंगजेब को एक पत्र लिखा। कहा, आपके पुरखे अकबर, जहांगीर, शाहजहां सबने बराबरी का सलूक किया, लेकिन आप टैक्स लगाकर लोगों को कुचल रहे हैं। ये आपकी सल्तनत को कमजोर कर देगा। प्रोफेटिक बात थी, लेकिन औरंगजेब ने सुनी नहीं। अब देखिए सियासत कैसे पलटती है। मारवाड़ यानी जो राठौड़ वंश है, अब मुगलों से लड़ रहा था और मेवाड़ के जो सिसोदिया हैं वो भी औरंगजेब से नाराज हो गए। और मराठा तो दक्कन में मुगलों से लड़ ही रहे थे। फिर से वही लॉजिक, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। दुर्गादास राठौड़ ने बात समझी। सबसे पहले उन्होंने देखा कि एक साथी चाहिए और वो साथी दक्कन में था। शिवाजी के बेटे संभाजी की बात कर रहे हैं, वही मराठे जिनके खिलाफ जसवंत सिंह जिंदगी भर लड़ते रहे, अब मारवाड़ के सबसे बड़े मददगार हो सकते थे। दुर्गादास ने फिर एक चाल चली। उन्होंने औरंगजेब के बेटे शहजादे अकबर को बगावत के लिए उकसाया। अकबर ने बगावत भी की, खुद को बादशाह घोषित किया, लेकिन औरंगजेब के चालों के आगे उसकी बगावत फेल रही। अकबर फिर भागा कि बाप मारेगा मुझे, तो दुर्गादास राठौड़ उसे बचाकर अपने साथ ले गए। कहां ले गए? सीधे दक्कन संभाजी के दरबार में। जून 1681 में दुर्गादास और शहजादा अकबर दोनों संभाजी की पनाह में थे। ये वो पल था जब राजपूत बनाम मराठा की लड़ाई राजपूत और मराठा बनाम मुगल में बदल गई। औरंगजेब ये देखकर समझ गए, स्मार्ट तो आदमी था, कि राठौड़ मराठा एक साथ आ गए हैं तो ये गठजोड़ सल्तनत के लिए बहुत खतरनाक होगा। तो खुद विशाल सेना लेकर दक्कन की तरफ बढ़ते हैं। औरंगजेब ने सोचा था कि बागियों को कुचलने के बाद वापस लौटेंगे, लेकिन दक्कन की ये जंग औरंगजेब की आखिरी जंग साबित हुई। पता है, पेप्सी बड़ी होगी और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। आपका बिल मैम? बिल ये भरेंगे, इनका दिल ना बहुत बड़ा है। बड़ी पेप्सी 20 में 400 ml। औरंगजेब की मौत के साथ ही मुगल सल्तनत का पतन शुरू हो गया। 30 साल तक मुगलों से लड़ने वाले राठौड़ों ने फौरन जोधपुर पर वापस अपना कंट्रोल किया। मेवाड़ और आमेर यानी जयपुर ने भी बगावत का झंडा उठाया और औरंगजेब की मौत के बाद गद्दी को लेकर जो खींचतान शुरू हुई, उसने दक्कन में भी एकदम समीकरण चेंज किए। हुआ ये कि मुगल शहजादे आजम शाह और बादशाह शाह के बीच गद्दी को लेकर लड़ाई शुरू हुई। मुगलों में सक्सेशन का कोई लॉजिक नहीं था कि कौन बनेगा, तो जितने डिसेंडेंट्स होते थे, जितने बेटे होते थे या जितने लोगों को लगता था कि मैं बन सकता हूँ, सब लड़ते थे और जो जीतता था बाकी को मारता था। तो आजम शाह ने संभाजी के बेटे शाहू को अपनी कैद से आजाद कर दिया। शाहू जी गद्दी के अधिकारी थे, इसलिए आजम शाह ने सोचा कि इससे मराठे अपनी लड़ाई में उलझ जाएंगे। कैसे? आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली यही हुआ भी था। शाहू जब दक्कन पहुंचते हैं तो एक नई जंग छिड़ती है, मराठों के बीच आपस में गृह युद्ध। ये लड़ाई थी शाहू और उनकी चाची ताराबाई के बीच कि असली मराठा छत्रपति कौन है। अगले 10 साल यानी 1707 से 1717 तक कहानी उलझी रही। उधर उत्तर में राजपूत अपनी जमीन वापस लेने और मुगल बादशाह से लड़ने में व्यस्त थे। मराठे दक्षिण में अपने गृह युद्ध में फंसे थे। डॉक्टर जी आर परिहार की किताब मारवाड़ एंड मराठास के मुताबिक इस दौर में राजपूतों और मराठों के बीच कोई सीधा रिश्ता नहीं था, दोनों अपनी अपनी लड़ाई में बिजी थे। लेकिन दिल्ली का तख्त तो कमजोर हो रहा था, तो सियासतदानों को नए दोस्त बनाने पड़े। इस बार खेल दिल्ली में बैठे दो भाइयों ने शुरू किया, सैयद ब्रदर, सैयद बंधु। ये दो भाई थे जो अब मुगल बादशाह को अपनी उंगली पर नचाते थे, जिसे चाहते उसे तख्त पर बैठाते, जिसे चाहते उतारते भी। अब पॉलिटिक्स के इस खेल में सैयद भाइयों के दो ताकतवर साथी थे। पहले मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह और दूसरे मराठा छत्रपति शाहू। साल 1719 ये साल हिंदुस्तान के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। दिल्ली में बादशाह फर्रुखसियर ने सैयद ब्रदर्स के खिलाफ साजिश की। सैयद भाइयों ने फौरन अपने दोस्तों को खत भेजा। महाराजा अजीत सिंह अपनी फौज लेकर दिल्ली पहुंचे और दक्कन से शाहू के पेशवा बालाजी विश्वनाथ एक बड़ी मराठा फौज लेकर भी दिल्ली आए। ये वो पल था जब राजपूत और मराठा सेनाएं 30 साल पुरानी दुश्मनी भूलकर एक साथ एक मकसद के लिए दिल्ली में खड़ी हुई। मकसद क्या? बादशाह को हटाना। दोनों फौजों ने मिलकर बादशाह फर्रुखसियर को तख्त से उतार दिया। इजी था, उनके लिए बहुत तगड़ी लड़ाई थी नहीं। इस घटना से राजपूतों और मराठों
दोनों की ताकत में इजाफा हो। सोचिए, दोनों में पहले गृह युद्ध चल रहा था, फिर एक कॉमन कॉज के लिए साथ में आते हैं, जो रिजल्ट अचीव करते हैं, दोनों को बेनिफिट मिलता है। लड़ाई तो चल रही है लेकिन पॉलिटिक्स भी। महाराजा अजीत सिंह को गुजरात और अजमेर की सूबेदारी मिली, उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से के वो मालिक हो गए। मराठों को क्या मिला? बालाजी विश्वनाथ दिल्ली से शाही फरमान लेकर लौटे और यह फरमान था कि दक्कन के 6 मुगल सूबों से आप चौथ और सरदेश मुखी वसूल सकते हैं। आसान भाषा में मराठों को दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से से टैक्स वसूलने का कानूनी हक मिल गया था। पहले ये लोग रेड्स करते थे, हैरेस करते थे, अब आप लीगली टैक्स ले सकते हो। अब यह हक उन्हें राजपूतों के साथ मिलकर मुगल बादशाह को झुकाकर मिला था, लेकिन यहीं से एक नए टकराव की जमीन तैयार हुई। तनाव की शुरुआत हुई कहां से? गुजरात। दरअसल गुजरात में मराठों का एक स्टेक था, पड़ोसी भी हैं और वो इंटरेस्टेड भी थे। मराठा सरदार खांडेराव दाभाड़े जैसे लोग बरसों से गुजरात में रेड्स डालते थे और कुछ इलाके जो उनके कंट्रोल में थे, चौथ वहां से उठाते थे। लेकिन जैसे ही अजीत सिंह गुजरात के सूबेदार हो गए, टकराव शुरू हो गया, क्योंकि टैक्स अजीत सिंह लेंगे या मराठे चौथ लेंगे। अजीत सिंह गुजरात पर अपना हक मानते थे, जबकि मराठों की महत्वाकांक्षा भी उन्हें गुजरात से दूर नहीं रहने देती थी। गुजरात में मराठों और राजपूतों के बीच तनाव शुरू हुआ, लेकिन असल में गुजरात इकलौती वजह नहीं था। दरअसल 1720 में पेशवा बाजीराव के आते मराठों की नीति बदल गई। अब मराठे छोटी मोटी लड़ाई में नहीं, वो बड़ी ताकत बनना चाहते थे, राज्य विस्तार चाहते थे। तो डेक्कन की पावर, अगर आप ऑलरेडी साउथ में हो तो आप जाओगे कहां? नॉर्थ। पेशवा बाजीराव की नजर उत्तर पर थी, लेकिन वहां राजपूताना एक दीवार की तरह खड़ा था। 1720 के दशक में मराठों ने राजपूताना में घुसने के 3 रास्ते देखे। पहला रास्ता बुंदेलखंड। 1728 में बुंदेलखंड, जो राजपूताना का पड़ोसी था, वहां के राजा छत्रसाल को मुगलों ने घेरा। छत्रसाल ने पेशवा बाजीराव को खत लिखा, जो गति ग्रह गजेंद्र की, सो गति भई है आज। बाजीराव खुद फौज लेकर आए, किसी को भेजा नहीं, स्वयं आए, मुगलों को हराया। और छत्रसाल इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाजीराव को अपना तीसरा बेटा मान लिया और लोक कथाओं के अनुसार अपनी रियासत का 1/3 हिस्सा, जिसमें झांसी भी था, मराठों को तोहफे में दिया। इसीलिए झांसी में मराठा रूल आया, रानी लक्ष्मीबाई। ये एक गिफ्ट था। इस तोहफे ने क्या किया? लेकिन मराठों को राजपूताना के पूर्वी दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया और ये बना पहला रास्ता। दूसरा रास्ता 1730 के दशक में बूंदी से खुलता है। बूंदी में गद्दी के लिए 2 भाइयों में जंग छिड़ी। जयपुर के सवाई जयसिंह ने दखल दिया और अपने कैंडिडेट को गद्दी पर बिठा दिया। अब ये देखकर जो हारा हुआ उम्मीदवार है, उसकी रानी ने एक ताकतवर मराठा सूबेदार मल्हारराव होलकर को राखी भेज दी। होलकर कहने को सूबेदार थे, लेकिन उन्होंने मराठों की 5 कन्फेडरेसीज में से एक इंदौर की स्थापना की थी। यहाँ के वो पहले महाराज भी थे। तो वो अपनी फौज लेकर जब पहुंचे तो जयपुर की फौज के पांव उखड़ गए। जयसिंह की फौज हारी तो हारी, बदले में बूंदी से भारी रेपरेशन वसूले गए। रेपरेशन मतलब जो आने जाने में मेरा पैसा लगा है वो दे। आगे चलकर ये लगभग एक टेम्पलेट बना। राजपूताने की रियासतों में जब भी कोई मतभेद होता, मराठों को पैगाम भेजा जाता, मराठे बनते किंग मेकर और इससे उनके ओहदे में इजाफा हुआ, साथ ही पैसा और ताकत तो मिली ही। अब तीसरे रास्ते की बात। मराठों के लिए राजपूताना में घुसने का तीसरा रास्ता बना मालवा और गुजरात, जिसकी बात हम कुछ देर पहले कर ही रहे थे। मराठे परसों से गुजरात में चौथ के लिए धावे मारते थे, रेड्स करते थे, लेकिन मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह गुजरात के मुगल सूबेदार थे। उनका कहना था कि सूबेदार मैं हूं तो टैक्स भी मैं लूंगा। ये एक म्यान में 2 तलवार वाली बात हो गई। इसका मतलब बारूद का ढेर तैयार है, अब चाहिए चिंगारी। थोड़ा ध्यान से बेटा, तू थोड़ा ध्यान से। ऐसे ऑफर्स के चक्कर में कभी किसी को पैसे मत दे देना। बारूद में चिंगारी लगी 1732 में। महाराजा अभय सिंह गुजरात में मराठा दखल से तंग आ गए थे। उन्होंने देखा कि गुजरात में मराठा ताकत की असली जड़ पिलाजी गायकवाड़ है। पिलाजी गायकवाड़ गुजरात में मराठा फौज के कमांडर थे। अब पिलाजी से निपटने के लिए अभय सिंह ने एक चाल चली। उन्होंने पिलाजी गायकवाड़ को बातचीत के लिए बुलाया, दोस्ती का वास्ता दिया कि आइए बात करेंगे। वीजी दिघे अपनी किताब पेशवा बाजीराव इन मराठा एक्सपांशन में लिखते हैं, 23 मार्च 1732 की रात जब पिलाजी गायकवाड़ इस भरोसे की मुलाकात के लिए आए तो महाराजा अभय सिंह के आदमियों ने धोखे से उनका कत्ल कर दिया। अब ये पॉलिटिक्स तो नहीं थी, ये खूनी दुश्मनी की शुरुआत थी। राजपूतों ने मराठा सरदार का खून बहाया था। मराठे जो उस वक्त एक उभरती ताकत थे, इस कत्ल को बख्श देते तो भविष्य उनके हाथ से फिसल जाता कि कोई डरता नहीं है। इसलिए फिर जंग की तैयारी हुई। पिलाजी की मौत के 1 साल के अंदर पिलाजी के बेटे दमाजी गायकवाड़ एक विशाल मराठा फौज लेकर गुजरात पहुंचे। उन्होंने सीधे अहमदाबाद को घेरा। अभय सिंह किले में फंस गए और मराठों ने पूरे शहर की सप्लाई काट दी। अभय सिंह को घुटने टेकने पड़े। उन्हें चौथ और सरदेश मुखी तो देनी पड़ी, साथ में अहमदाबाद शहर के खजाने से 80,000 रुपए का हर्जाना भी देना पड़ा। 18वीं सेंचुरी का अमाउंट है, आप हिसाब लगाते रहिए इन्फ्लेशन का। इस बेइज्जती के फौरन बाद अभय सिंह गुजरात छोड़कर वापस जोधपुर चले गए।
इस तरह गुजरात पर मराठों का कंट्रोल आता है। वीजी दिघे की किताब के मुताबिक 1737 तक गुजरात का आधा रेवेन्यू लीगली मराठों का हो गया था। इस हार के बाद राजपूतों को जल्दी एहसास हो गया कि मराठा एक बड़े कॉम्पिटिटर हैं, इनको हम भूमिया बोलते हैं, उससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, सीरियसली इनसे निपटना पड़ेगा। क्या क्या हुआ था? बूंदी में होलकर का दखल, गुजरात में महाराजा अभय सिंह की हार, राजपूताने की दो सबसे बड़ी रियासतें जयपुर और जोधपुर मराठों से पिट चुकी थी, इसलिए राजपूतों ने तय किया कि अब सारे राजपूतों को, सारे चंद्रवंशियों को साथ आकर काम करना होगा। 1734 में राजपूताने के सभी बड़े राजा जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बूंदी, हुरडा नाम की जगह पर इकट्ठा हुए। जीआर परिहार की मारवाड़ एंड द मराठास इस हुरडा कॉन्फ्रेंस का जिक्र करती है। ये एक राजपूत यूनाइटेड फ्रंट था। सबने कसम खाई कि हम सब एक हैं, मराठों को अपने मामलों में दखल नहीं देने देंगे। राजपूतों की दिक्कत असली क्या थी? दखल से ज्यादा चौथ, टैक्स नहीं देना चाहते थे। कोई भी नहीं देना चाहता है, आप एक फॉरेन पावर को टैक्स क्यों दोगे? जेम्स टॉड अनाल्स ऑफ राजस्थान में लिखते हैं, राजपूत खुद को सूर्यवंशी और चंद्रवंशी यानी असली और सदियों पुराने क्षत्रिय मानते थे। उनकी नजर में मराठे शिवाजी के बनाए नए नए राजा थे। फिर शिवाजी की कास्ट को लेकर भी अलग अलग तरह की बातें उस समय होती थी, तो वो मराठों को भाई नहीं बल्कि एक नई आई ताकत के तौर पर देखते थे कि अभी अभी हुआ है जो सदियों पुरानी राजपूत परंपरा है और सत्ता है, उसको चुनौती देने के लिए आगे आ रहे हैं। तो सबने मिलकर एक फौज इकट्ठा की, यहां तक कि मुगल बादशाह ने भी उनकी मदद के लिए अपनी सेना भेजी। सबको लगा कि मराठे हारेंगे, कि सारे राजपूत एक और मुगल भी आ रहे हैं, लेकिन मराठे जानते थे कि अपने से ताकतवर दुश्मन से कैसे निपटना था। शिवाजी के जमाने से वो ठोस ताकत की जगह स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स, रणनीति से काम लेते आ रहे थे और उन्होंने चतुराई दिखाते हुए लड़ाई के मैदान को चुना ही नहीं। डॉक्टर जीआर परिहार की किताब मारवाड़ एंड द मराठास के मुताबिक होलकर और शिंदे की फौजों ने इस विशाल फौज के जमावड़े को लड़ने का मौका ही नहीं दिया। वो उनके चारों तरफ घूमते रहे, उनके खाने पीने के रास्ते यानी रसद की जो सप्लाई लाइन होती है काट दी। राजपूत और मुगल फौज अपनी ही जगह पर कैद होकर भूखे मरने लगी और आखिर में राजपूतों के नेता जयपुर के सवाई जय सिंह ने मराठों से समझौता किया और उन्होंने मालवा से भी चौथ देने का वादा किया। इस तरह राजपूतों का यूनाइटेड फ्रंट पहले इम्तिहान में फेल हो गया। इस यूनाइटेड फ्रंट के हारने की कोई एक वजह नहीं थी। डॉक्टर जीआर परिहार और वीजी दिघे दोनों लिखते हैं कि राजपूत राजा एक दूसरे पर ही भरोसा नहीं करते थे। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि इस यूनाइटेड आर्मी का लीडर कौन बनेगा? जयपुर के सवाई जय सिंह बनेंगे या मेवाड़ के महाराणा बनेंगे? अब किसी की भी शान छोटी तो है नहीं, कोई एक नेता चुना नहीं जा सका और इस चक्कर में वो एकजुट हो नहीं पाए और मराठे जीत गए। हालांकि कहानी यहां खत्म नहीं, आगे ये जो दुश्मनी है और नए रंग दिखाने वाली थी। 1740 का दशक, ये वो वक्त था जब राजपूताने की दो सबसे बड़ी रियासतों जयपुर और मारवाड़ में गृह युद्ध था। जैसा पहले बताया, ऐसे केस में मराठे हमेशा अहम भूमिका निभाते थे क्योंकि अक्सर दोनों तरफ से मराठों से मदद मांगी जाती थी। तो पहले कहानी आप जयपुर की सुनिए। 1743 में सवाई जय सिंह की मौत हुई, जयपुर की जिन्होंने स्थापना की थी। गद्दी पर बैठे उनके बेटे ईश्वरी सिंह। अब ईश्वरी सिंह बैठे तो सही, लेकिन उनके जो सौतेले भाई थे माधो सिंह, उन्होंने चैलेंज किया, उन्होंने कहा कि गद्दी तो मेरी है। अब माधो सिंह ने मदद के लिए मल्हार राव होलकर को बुला लिया। दूसरी तरफ ईश्वरी सिंह ने ग्वालियर के जयप्पा शिंदे से मदद मांग ली। यानी यहां मामला मराठा वर्सेस मराठा हो गया फॉर अ राजपूत। इस तनातनी का अंत माधो सिंह की जीत में हुआ, लेकिन इस जीत की उन्हें बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ी। मराठे आए, लेकिन उन्होंने जयपुर से इतना पैसा मांगा कि खजाना खाली हो गया। जब पैसा नहीं मिला तो मराठा फौज जयपुर शहर में घुस गई। ये देखकर जयपुर के राजपूतों ने बगावत की। इतिहासकार स्टीवर्ट गॉर्डन मराठा इतिहास पर लिखी किताब न्यू कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मराठास में लिखते हैं कि जयपुर में एक ही दिन में हजारों मराठा सैनिकों को कत्ल कर दिया गया। इससे मराठों और राजपूतों के रिश्ते एकदम धरातल पर चले गए कि अब ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। ऐसा ही कुछ मारवाड़ में भी हुआ। 1749 में महाराजा अभय सिंह की मौत होती है तो गद्दी पर उनके बेटे राम सिंह बैठते हैं, लेकिन राम सिंह ने परंपरा का पालन नहीं किया। मारवाड़ के जो दूसरे बड़े बड़े राठौड़ सरदार थे उनको उचित इज्जत नहीं दी। अब राजपूत परंपरा में इज्जत का बड़ा मान है, लिहाजा कई सरदार बागी हुए और सारे बागी सरदार राम सिंह के चाचा बख्श सिंह के पास चले गए और नतीजा मारवाड़ में भी गृह युद्ध शुरू होता है। फिर भतीजा राम सिंह एक तरफ, चाचा बख्श सिंह एक तरफ। नवंबर 1750 में हुई जंग में बख्श सिंह ने राम सिंह को हरा दिया। तो राम सिंह फिर भागते हैं कहां? ग्वालियर में मराठों के पास, सिंधिया शिंदे जहां पे। राम सिंह ने जयप्पा शिंदे से कहा कि मुझे मेरा राज आप वापस दिलवा दीजिए। लेकिन इससे पहले कि जंग शुरू होती 1752 में बख्श सिंह की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। गद्दी पर उनके बेटे विजय सिंह आते हैं और विजय सिंह के गद्दी पर बैठते ही जून 1754 में जयप्पा शिंदे एक विशाल फौज लेकर मारवाड़ में घुस जाते हैं। सितंबर 1754 मेड़ता का मैदान, जयप्पा शिंदे की तोपों ने विजय सिंह की फौजों को रौंद दिया। विजय सिंह भागकर नागौर के किले में जाकर छिप गए। जयप्पा शिंदे ने फिर नागौर को घेर लिया। ये घेराबंदी इतिहास की सबसे भयानक घेराबंदियों में से एक थी। जयप्पा ने मारवाड़ के एक भी किले को नहीं छोड़ा। जोधपुर का किला घेरा गया,
जालौर, जहां राठौड़ों का खजाना था, उस पर कब्जा हुआ। फरवरी 1755 में अजमेर का किला भी मराठों के हाथ चला गया। मारवाड़ पर जयप्पा का कंट्रोल होता जा रहा था, जबकि विजय सिंह नागौर के किले में ही कैद थे और किले के अंदर हालात बदतर होते जा रहे थे। इसी पीरियड में कई जो आपको राजस्थानी हिस्टोरियंस हैं उनके इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे कि मराठा फौज ने बड़ी क्रूरता से काम लिया था। जी.आर. परिहार लिखते हैं कि किले के 2 बड़े तालाबों में से एक सूख गया था, अनाज मिलना बंद हो गया। विजय सिंह समझ गए कि ये जंग वो लड़कर नहीं जीत पाएंगे, तो उन्होंने शांति के लिए दूत भेजा। जयप्पा शिंदे नागौर से 7 मील दूर एक झील के पास अपना कैंप लगाकर बैठे थे। डिस्कशन शुरू हुआ। जयप्पा ने 50 लाख रुपए का हर्जाना मांगा कि आपको देना पड़ेगा। अब बातचीत लंबी होती जा रही थी और यही विजय सिंह चाहते थे। इसके बाद 24 जुलाई 1755 की तारीख आती है। जयप्पा शिंदे अपने तंबू में थे, तभी विजय सिंह के कुछ दूत उनसे मिलने आते हैं और कहते हैं कि शांति की शर्तों पर बात करनी है। तो जयप्पा के गार्ड्स अंदर आने देते हैं, लेकिन असल में ये दूत नहीं थे, ये कातिल थे। जैसे कि जी.आर. परिहार और अन्य ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं, बातचीत के दौरान ही उन्होंने अपने कटार निकाले और जयप्पा के सीने में उतार दिए। मराठा सरदार की बातचीत के दौरान धोखे से हत्या कर दी गई। इसके बाद मराठा फौज की कमान जयप्पा के भाई दत्ताजी शिंदे के पास आती है। जयप्पा की मौत का बदला लेने के लिए मराठा फौज ऐसा कहर ढाती है कि पूरे मारवाड़ में हाहाकार मच जाता है। इसी की मैं बात कर रहा था कि बहुत हिस्टोरियंस ने लिखा है कि बड़ी क्रूरता से काम लिया। विजय सिंह नागौर में फिर से कैदी हो जाते हैं। अंत में विजय सिंह ने नागौर के किले पर सफेद झंडा फहराया, मतलब आत्मसमर्पण किया। इसके बाद मारवाड़ और दत्ताजी शिंदे के बीच एक संधि हुई, जिसने मारवाड़ को ही तोड़ दिया। जी.आर. परिहार की किताब में संधि की शर्तें मिलती हैं। जमीन के बारे में लिखा गया, मारवाड़ का अजमेर सूबा और गढ़ बीटली का किला हमेशा के लिए मराठों का हुआ। बंटवारा आधा मारवाड़ राम सिंह यानी जयप्पा के कैंडिडेट को दिया जाएगा। विजय सिंह के पास सिर्फ जोधपुर, नागौर और मेड़ता बचे। पैसा, विजय सिंह पर 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया और सालाना 1.5 लाख रुपए का अलग से टैक्स बांधा गया। We usually talk about the shoot day, the energy, the chaos, the couple. जयप्पा शिंदे के कत्ल के बाद हुए तमाम घटनाक्रम ने मराठों को राजपूताना पर निर्णायक बढ़त दिला दी, लेकिन एक बार फिर वक्त बदलता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है। अहमद शाह अब्दाली मराठों की ताकत को कुचल देता है। इस जंग में राजपूत शामिल क्यों नहीं हुए, इसका कारण अब तक आपको समझ में आ गया होगा। चौथ देने को मजबूर राजपूत मराठों से खार खाए हुए थे और जैसे ही पानीपत में मराठों की हार हुई, राजपूतों ने मौके का फायदा उठाया। फायदा उठाने से मुराद यह है कि यह पॉलिटिक्स में होता ही है, दुश्मन कमजोर होगा तो आप कोशिश करते हो। जोधपुर में बैठे विजय सिंह ने फौरन उन सभी इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो संधि में मराठों को दी गई थी, लेकिन यह खुशी चंद महीनों की थी। मल्हार राव होलकर जो पानीपत से बच निकले थे, उसी साल राजस्थान आए। उन्होंने जयपुर की फौज को दूसरी बार हराया और राजपूतों को संदेश दिया कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है, हम हैं। अगले कुछ सालों में मराठा सियासत में भी फिर बदलाव आता है। पूना में पेशवा का दरबार कमजोर होता है और उत्तर भारत में एक नई मराठा ताकत खड़ी होती है, महाजी शिंदे। जयप्पा शिंदे जिनकी हत्या नागौर में हुई थी, महाजी शिंदे उनके ही भाई थे। महाजी शिंदे अब सिर्फ एक सरदार नहीं थे, वो दिल्ली के बादशाह के रक्षक बन गए थे। मुगल सल्तनत उनके इशारे पर चलती थी, पावर भी थी, पैसा भी बहुत था ग्वालियर के पास। महाजी शिंदे ने फिर बुक्स खोली, हिसाब किताब। उन्होंने विजय सिंह को संदेश भिजवाया कि बहुत साल हो गए हैं, जितने ये सब संधि डिस्कशन हुआ है, जितना बनता है आपको पैसा देना पड़ेगा। विजय सिंह मना करते हैं कि 1787 था और इस ना का मतलब हो गया चंद। लेकिन इस बार विजय सिंह अकेले नहीं थे। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह भी महाजी की मांगों से तंग आ गए थे, पैसा उनसे भी मांगा जा रहा था। दोनों पुराने दुश्मन यानी मारवाड़ और जयपुर एक बार फिर साथ आते हैं एक तीसरे दुश्मन के खिलाफ, मराठे। ये दूसरा राजपूत यूनाइटेड फ्रंट था। जुलाई 1787, लाल सोट का मैदान। एक तरफ महाजी शिंदे की सेना जिसमें फ्रेंच कमांडर बेनवादी बोइन की ट्रेन बटालियंस थी, दूसरी तरफ राठौड़ और कछवाहा राजपूतों की फौज थी। भयंकर लड़ाई हुई और राजपूतों ने इस बार महाजी की फौज को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, अंत में हरा दिया। राजपूतों के लिए ये एक शानदार जीत थी। महाजी शिंदे जो दिल्ली को कंट्रोल करते थे, वो राजपूतों से ही हार गए। विजय सिंह का हौसला आसमान पर चला गया। उन्होंने सोचा कि यही मौका है। लाल सोट की जीत के फौरन बाद 27 अगस्त 1787 को विजय सिंह की राठौड़ फौज ने अजमेर पर हमला किया, जो कि उनको दिया गया था मराठों को। 30 साल से उनके ही पास था, रातों रात जीत लिया गया वापस। इधर महाजी ने एक और जंग की तैयारी की। 3 साल बाद 1790 महाजी वापस आते हैं। पहले उन्होंने जयपुर को पाटन के मैदान में हराया, फिर वो मारवाड़ की तरफ मुड़े। विजय सिंह ने भी अपनी 30,000 की फौज मेड़ता के मैदान में उतारी। 10 सितंबर 1790 राठौड़ फौज ने वही किया जो हमेशा करते थे, हर हर महादेव का जयकारा लगाकर वो सीधे रिबॉय की तोपों की और बंदूकों पर टूट पड़े। जी.आर. परिहार लिखते हैं कि एक एक करके मारवाड़ के सारे बड़े सरदार मारे गए, राठौड़ फौज बिखर गई और मेड़ता की लड़ाई मारवाड़ हार गया। 6 जनवरी 1791 को विजय सिंह ने सांभर की संधि पर दस्तखत किए और इसकी शर्तें सुनिए। अजमेर का किला स्थायी रूप से महाजी शिंदे को वापस दिया जाएगा।
मारवाड़ युद्ध के हार जाने के तौर पर 60 लाख रुपए देगा और सालाना खिराज जो टैक्स था फिर से शुरू होगा। मेड़ता की एक हार ने मारवाड़ को 50 साल पीछे धकेला। लालसोट की जीत के बाद जो अजमेर उन्होंने वापस जीता था, मेड़ता में हार के बाद स्थायी रूप से हाथ से चला गया। ये मारवाड़ की हार का सबसे बड़ा प्रतीक था, बाकी कर्ज तो अलग था ही। विजय सिंह का बाकी जीवन इसी हार के कर्ज को चुकाते हुए बीत गया। 1793 में जब उनकी मौत हुई, तब तक मारवाड़ मराठा सल्तनत का एक कर्जदार जागीरदार बन चुका था। ने जोधपुर के तख्त पर कब्जा किया, लेकिन विजय सिंह के दूसरे पोते मान सिंह ने इस कब्जे को माना नहीं। अगले 10 साल मारवाड़ में जंग चली, गृह युद्ध। भीम सिंह जोधपुर से राज करते रहे और मान सिंह जालौर के किले से उनके खिलाफ लड़ते रहे। फिर 1803 में महाराजा भीम सिंह की अचानक मौत हुई और इस मौत का मराठा राजपूत रिश्तों पर बड़ा असर पड़ा। क्या असर पड़ा बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि भीम सिंह के मरते ही मान सिंह जोधपुर पहुंचे और गद्दी पर बैठ गए। हालांकि अपने ही सरदार उनको चुनौती देते रहे। उनके नतीजा क्या हुआ? मान सिंह ने मदद के लिए एक बार फिर मराठा दरबार की तरफ देखा। मराठों में इस वक्त दो घरानों के बीच वर्चस्व की जंग चल रही थी। महाजी की मृत्यु के बाद ग्वालियर की गद्दी पर दौलतराव शिंदे बैठे, जबकि इंदौर में होलकर घराने के उत्तराधिकारी थे जसवंतराव होलकर। दोनों घरानों के बीच 1802 में पूना की जंग, मराठे भी लड़ी रहे आपस में। इसमें जसवंतराव होलकर ने दौलतराव शिंदे की सेना को बुरी तरह हरा दिया। मारवाड़ में खुद को मजबूत करने के लिए मान सिंह ने इन दोनों से मदद मांगी और तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। यह किस्सा है कृष्णा कुमारी का। मेवाड़ यानी कि उदयपुर की राजकुमारी कृष्णा कुमारी की सगाई मारवाड़ के महाराजा भीम सिंह, जो मान सिंह से पहले महाराजा थे, उनसे हुई। लेकिन शादी से पहले भीम सिंह की मौत हो गई। लिहाजा मेवाड़ के महाराणा ने कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के महाराजा जगत सिंह से तय कर दिया। अब ये खबर जब जोधपुर में मालूम चली तो मान सिंह गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि राठौड़ों की बेइज्जती है, जोधपुर के लिए तय हुई राजकुमारी जयपुर कैसे जाएगी। मान सिंह ने मेवाड़ को धमकी दी कि ये शादी आपको रोकनी पड़ेगी वरना लड़ाई हो जाएगी। जयपुर के महाराजा जगत सिंह ने इसे अपनी आन का सवाल बनाया। She's been missing for 8 years. लगाने के बाद आउट हो जाएंगे।